नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मगध राज का उत्कर्ष के बारे में कि मगध का उत्कर्ष कैसे हुआ था। और दोस्तों आज हम लोग इस टॉपिक को लूसेंट बुक से कवर करने वाले हैं। ठीक है, लूसेंट बुक दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लूसेंट बुक में जो एक एक लाइन होता है उसमें दोस्तों में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक छुपा होता है दोस्तों। ठीक है, इसीलिए लूसेंट को पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग बात करेंगे खास करके मगध राज का उत्कर्ष के बारे में, वही दोस्तों लूसेंट बुक से। ठीक है, देखिए मगध राज का उत्कर्ष, मगध दोस्तों क्या था। मगध आपका एक महाजनपद है। ठीक है, क्या था? महाजनपद। ठीक है, ये टोटल महाजनपद कितने थे? टोटल 16 महाजनपद था। ठीक है, तो आपको ध्यान रखिएगा। तो महाजनपद को कहां से लिया गया था? तो बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के भगवती सूत्र से, बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के भगवती सूत्र से महाजनपद को यानी कि 16 महाजनपद को लिया गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा जो महाजनपद था दोस्तों आपका मगध था। क्या था? मगध जो था ये सबसे बड़ा महाजनपद था, ये आपको ध्यान रखिएगा। तो बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे समझिएगा। देखिए मगध के सबसे प्राचीन वंश, समझिएगा यहाँ पे कि मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? तो बृहदत्त थे। बृहदत्त जो है ये आपका मौर्य वंश का अंतिम शासक हुआ। ठीक है, याद रखिएगा कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन है? तो मौर्य वंश का, ठीक है, मौर्य वंश का अंतिम शासक, अंतिम शासक आपका दोस्तों कौन हुआ? तो मौर्य वंश का जो अंतिम शासक हुआ वो आपका बृहदत्त हुआ। और मौर्य वंश का स्थापना किए थे चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, 322 ईसा पूर्व में। याद रखिएगा नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध में मौर्य वंश का स्थापना किए थे। और मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो आपका बृहदत्त था। ठीक है, यहाँ पे बता रहा है कि मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहदत्त था। ठीक है, इसकी राजधानी दोस्तों कहां थी? तो ग्रीवव्रज यानी कि राजगृह थी। किसकी राजधानी? तो बृहदत्त की राजधानी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। जरासंध किसका पुत्र था? तो बृहदत्त का पुत्र था। जो जरासंध है दोस्तों, जरासंध ये बृहदत्त का पुत्र था, ये आपको ध्यान रखिएगा। ठीक है, बात करेंगे। देखिए हर्यक वंश, यहां पे दोस्तों किसके बारे में बात करेंगे? हर्यक वंश। देखिए हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों? आपका बिंबिसार थे। और बिंबिसार मगध की गद्दी पर कब बैठा था? तो 544 ईसा पूर्व। ये दोस्तों कहां बताया गया है? तो बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बताया गया। ठीक है, देखिए बौद्ध ग्रंथों के अनुसार, ठीक है, बिंबिसार मगध की गद्दी पर बैठा था 544 ईसा पूर्व में। ये दोस्तों हर्यक वंश के संस्थापक थे। कौन? तो बिंबिसार। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। बात करेंगे यहां पर, समझिएगा। वह बौद्ध धर्म को मानता था, यानी बौद्ध धर्म का अनुयायी था। यानी कि बिंबिसार जो था ये बौद्ध धर्म को मानता था। ठीक है, बौद्ध धर्म दोस्तों आपको पता ही होगा कि बौद्ध धर्म का स्थापना दोस्तों कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और 583 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तो 563 ईसा पूर्व में जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, उन्होंने ही बौद्ध धर्म का स्थापना किए थे गौतम बुद्ध ने। ठीक है, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था 35 वर्ष की अवस्था में पीपल वृक्ष के नीचे निरंजन नदी किनारे। ठीक है, तो गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म का स्थापना किए थे। और बौद्ध धर्म को मानते थे कौन? बिंबिसार जो थे ये बौद्ध धर्म को मानते थे, यानी कि अनुयायी थे। यह प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया। यानी प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया कौन? बिंबिसार। और दोस्तों ये प्रथम भारतीय राजा था, ये भी ध्यान रखिएगा। सवाल पूछेगा कि प्रथम भारतीय राजा कौन था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया था? तो आपका बिंबिसार। अब बिंबिसार जो थे उन्होंने हर्यक वंश का स्थापना किए थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। बिंबिसार दोस्तों, बिंबिसार ने बृहदत्त को हराकर अंगराज को मगध में मिला लिया। ठीक है, देखिए बिंबिसार ने बृहदत्त को हराकर अंगराज को क्या कर लिया? तो मगध में मिला लिया। ठीक है, देखिए अंग दोस्तों ये क्या है? अंग जो था ये भी दोस्तों एक महाजनपद था। जो अंग की जो राजधानी थी वो आपका चंपा था। क्या था? चंपा जो था ये दोस्तों अंग की राजधानी थी। मगध की राजधानी दोस्तों राजगिरी था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। तो बिंबिसार ने बृहदत्त को हराकर, ठीक है, अंगराज को मगध में मिला लिया। अंग की राजधानी चंपा, ये भी ध्यान रखिएगा। देखिए बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, बिंबिसार ने क्या किया? राजगृह को उसका निर्माण किया बिंबिसार ने और उसको अपना राजधानी बना लिया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया, 52 वर्षों तक शासन किया। ठीक है, जब गद्दी पर बैठा, ठीक है, 544 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा तो 4 2 6, यानी कि आप जब 52 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? ध्यान रखिएगा, 4 2 6, 5 4 9 और 5, यानी कि 596 ईसा पूर्व तक। यानी दोस्तों ये तो घटेगा ही ना। आपको पता होगा ईसा पूर्व में क्या होता है? घटता है। आपको पता होना चाहिए कि ईसा पूर्व में क्या होता है दोस्तों? घटता है। इसको जब घटाइएगा तो क्या हो जाएगा? यानी कितना घटाना है? 52 वर्ष घटा दीजिए। ठीक है, यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, 14 में से 5 गया, कितना हो जाएगा?
14 में से 5 गया तो 9 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 1 बचेगा, यानी कि 4, यानी कि 492, ठीक है। 492 ईसा पूर्व तक शासन किया था कौन? आपका बिंबिसार, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा। तो बिंबिसार ने मगध पर करीब बैठा था, शासन कब किया, कब तक किया? 52 वर्षों तक शासन किया, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं, यहाँ पे समझिएगा, देखिए समझते हैं। देखिए बात करेंगे उसका दोस्तों, जब बिंबिसार 52 वर्षों तक शासन किया, महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा, ठीक है। यानी कि महात्मा बुद्ध की सेवा, यानी महात्मा बुद्ध की सेवा करने के लिए बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा। अवंती के राजा प्रघोत, कहां के राजा था ये? अवंती के राजा प्रघोत जब पांडु रोग से ग्रसित हुए, कौन से रोग से? पांडु रोग से ग्रसित थे, उस समय भी बिंबिसार ने जीवक को उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा था। यानी कि जब अवंती के एक राजा था जिसका नाम था क्या था? प्रघोत, जब उसको पांडु रोग से ग्रसित थे तो उसके भी किसके लिए? तो उसकी सेवा के लिए बिंबिसार ने जीवक को भेजा था, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा। बिंबिसार ने, ठीक है, बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर उसे अपने साम्राज्य का विस्तार किया। जब उन्होंने वैवाहिक जीवन में बंध गया, ठीक है, उससे दोस्तों क्या किया उन्होंने? तो अपने साम्राज्य का विस्तार किया। जैसे कि बात करेंगे, इसने कौशल नरेश परसेनजीत की बहन महाकौशल्या से शादी किया, ठीक है। किसकी है? तो कौशल नरेश परसेनजीत की बहन था जिसका नाम था महाकौशल्या से शादी किया बिंबिसार। उसके बाद दोस्तों वैशाली के चेटक की पुत्री चेलना से विवाह किया, कौन? बिंबिसार, ठीक है, याद रखिएगा। तथा मध्य देश, आधुनिक पंजाब जाना जाता है, जो पंजाब में दोस्तों वर्तमान में, उसकी जो राजकुमारी थी क्षेमा से विवाह किया। यानी 3 को यहाँ पे दर्शाया गया दोस्तों, खास करके कौन कौन है? 3 इंपॉर्टेंट है। महाकौशल्या से शादी की, उसके बाद चेलना से, उसके बाद क्षेमा से, ठीक है। ये तीनों उनकी पत्नियां थी, किनकी? तो बिंबिसार का, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों क्या था, आइए बात करते हैं आगे। देखिए जहां पे दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा उसको हम लोग जोड़ डालेंगे, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उसको हम छोड़ के आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। जैसे बात करें यहाँ पे, देखिए बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी। देखिए तो अजातशत्रु किसका बेटा है? बिंबिसार का। और बिंबिसार का हत्या कौन किया था? अजातशत्रु। अजातशत्रु दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि बौद्ध संगीति जो हुआ था, प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किए थे कौन? तो आपका, यानी कि किसके शासनकाल में हुआ था? तो अजातशत्रु के शासनकाल में ही हुआ था प्रथम बौद्ध संगीति। ये आपको ध्यान रखिएगा। तो अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दिया, ठीक है। यानी बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी, और वह 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठ गया, ठीक है। हम 92 दिए थे, यहाँ पे 93 तक, यानी 1 साल के बाद 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा कौन? आपका अजातशत्रु। और 493 यानी कि 10 साल के बाद 483 ईसा पूर्व के बाद, ठीक है, क्या हुआ था? तो आपका 483 ईसा पूर्व में ही गौतम बुद्ध का मृत्यु हो गया था, ठीक है। 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुआ था, ठीक है। और 483 ईसा पूर्व में ही प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, जिसके किसके शासनकाल में? तो अजातशत्रु के शासनकाल में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा। इसका जो उपनाम था दोस्तों कुनिक था। कुनिक किसका उपनाम था आपका? तो ये अजातशत्रु का उपनाम था कुनिक, ठीक है। वह प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। यानी जो अजातशत्रु था वो जैन धर्म को मानता था। कौन सा धर्म? जैन धर्म को मानता था। लेकिन उसके जो पिता थे बिंबिसार, वो बौद्ध धर्म को मानते थे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा। अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक शासन किया मगध पर, और 52 वर्ष तक शासन कौन किया था? बिंबिसार जो थे, ये 52 वर्षों तक शासन किया था। लेकिन उसका जो बेटा हुआ अजातशत्रु, वो 32 वर्षों तक शासन किया। देखिए आगे भी मजा आएगा, क्योंकि दोस्तों जब बिंबिसार का हत्या अजातशत्रु ने कर दिया था उसका बेटा, तो अजातशत्रु का बेटा उदयन ने, ठीक है, अजातशत्रु का हत्या कर दिया। देखिए बात करेंगे यहाँ पे, समझिए। अजातशत्रु के सुयोग्य मंत्री का नाम वर्षकार, यानी कि वर्षकार था। इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की, ठीक है। यहां से सवाल पूछ सकता है कि किसकी सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त किया? तो वर्षकार की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त किया, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा। 461 ईसा पूर्व में, ठीक है, 461 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या कर उदयन मगध की गद्दी पर बैठा। देखिए बात वही हुआ
कि अजातशत्रु का बिंबिसार का हत्या कौन किया था? अजातशत्रु। और अजातशत्रु का हत्या कौन किया? उदयन। ठीक है, उदयन ने कर दिया। और उदयन ने ही पाटलिपुत्र शहर का स्थापना किए थे। पाटलिपुत्र शहर का स्थापना किसने किया था? पाटलिपुत्र शहर को किसने बसाया था? तो उदयन ने ही बसाया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। और अपने पिता की हत्या कर उदयन मगध की गद्दी पर बैठा। ठीक है, 461 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो ऐसे सवाल पूछेगा कि उदयन गद्दी पर कब बैठा था? 461 ईसा पूर्व में। ठीक है, और अजातशत्रु गद्दी पर कब बैठा था? 493 ईसा पूर्व में। ये सब डेट आपको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो उदयन दोस्तों मगध गद्दी पर बैठा। उसके बाद उदयन ने पाटलिग्राम यानी कि पाटलिपुत्र पाटलिग्राम की स्थापना की। वह जैन धर्म का अनुयायी था। देखिए, आपका बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार जिन्होंने हर्यक वंश का स्थापना किए थे, उसका बेटा अजातशत्रु वो भी दोस्तों जैन धर्म का अनुयायी था। और आपका उदयन भी है, ये भी जैन धर्म का ही अनुयायी था, यानी कि जैन धर्म को मानता था। ठीक है, तो उदयन जैन धर्म का अनुयायी था। हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन हुआ? उदयन का पुत्र। हर्यक वंश का अंतिम राजा हुआ उदयन का पुत्र, जिसका नाम दोस्तों नागदशक। ठीक है, नागदशक जो है ये हर्यक वंश का अंतिम शासक हुआ। ये उदयन का पुत्र था, यानी कि उदयन का पुत्र कौन हुआ? नागदशक। और नागदशक जो है ये हर्यक वंश का अंतिम शासक है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं, यहां पे समझिए। देखिए, अब हम लोग यहां पे पढ़ेंगे थोड़ा सा नागदशक के बारे में। समझिए, नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने। अब देखिए दोस्तों, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है? अब यहाँ पे उदयन के बाद नागदशक आया, और नागदशक के बाद दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे हर्यक वंश का अंत हो रहा है, और यहाँ पे धीरे धीरे शिशुनाग वंश की स्थापना हो रही है। देखिए, यहाँ पे दोस्तों क्या किया था? नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में अब्दस्त करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। अब यहाँ पे सवाल पूछेगा कि शिशुनाग वंश का स्थापना किया था, तो शिशुनाग वंश का स्थापना खुद शिशुनाग ने किया था 412 ईसा पूर्व में। ठीक है, किसको हराकर? तो नागदशक को हराकर, यानी कि नागदशक हर्यक वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित किया। ठीक है, यहां से सवाल पूछेगा कि शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहां स्थापित किया था? तो पाटलिपुत्र से हटाकर कहां स्थापित किया? वैशाली। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। अब बात करेंगे शिशुनाग का जो उत्तराधिकारी हुआ दोस्तों, कौन हुआ? कालाशोक। यानी शिशुनाग जो है, शिशुनाग का बेटा कौन हुआ? कालाशोक। और कालाशोक के समय में ही, ठीक है, कालाशोक के शासनकाल में ही द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। ये भी ध्यान रखिएगा कि द्वितीय बौद्ध संगीति का जो आयोजन किया गया था, कहां किया गया था? वैशाली में किया गया था। ठीक है, और आपका कालाशोक के समय में किया गया था 383 ईसा पूर्व में किया गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। कालाशोक पुनः राजधानी पाटलिपुत्र ले आया, यानी कि देखिए पाटलिपुत्र ले आया, यानी कि शिशुनाग ने क्या किया था? पाटलिपुत्र से हटाकर अपनी राजधानी जो है वो वैशाली बना दिया था, लेकिन कालाशोक क्या किया? वैशाली को हटाकर वो अपनी राजधानी पाटलिपुत्र ले आया। शिशुनाग वंश का जो अंतिम राजा हुआ वो नंदीवर्धन है। कौन है? शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन हुआ दोस्तों? नंदीवर्धन। ये भी ध्यान रखिएगा कि शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन हुआ? नंदीवर्धन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। और हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? तो नागदशक। ये हर्यक वंश का अंतिम शासक है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? बृहदत्त। बृहदत्त जो है ये मौर्य वंश का अंतिम शासक है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद। उसके बाद देखिए यहाँ पे शिशुनाग वंश का जब अंत हुआ, उसके बाद दोस्तों कौन सा वंश आ गया था? नंद वंश आ गया था। ठीक है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद था, एवं अंतिम शासक घनानंद था। और घनानंद को ही हराकर, ठीक है, यानी घनानंद को ही हराकर मौर्य वंश का स्थापना किए थे चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, देखिए घनानंद था, यह सिकंदर का समकालीन था। ठीक है, देखिए घनानंद जो था ये सिकंदर का समकालीन था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने, किसे? तो घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया, और मगध पर एक नए वंश का स्थापना हुआ जिसे हम मौर्य वंश कहते हैं। ठीक है, और मौर्य वंश बहुत लंबे समय तक इन्होंने दोस्तों अपना क्या किया? 322 ईसा पूर्व से लेकर, ठीक है, 322 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक इन्होंने मौर्य वंश ने अपना मगध पर शासन किया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। 322 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक, ठीक है, मौर्य वंश ने अपना शासन किया मगध पर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 2-3 सवाल यहाँ पे रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि नागदशक ये हर्यक वंश का अंतिम शासक हुआ।
हार्य वंश का स्थापना बिंबिसार ने किए थे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। शिशुनाग वंश का स्थापना 412 ईसा पूर्व में हुआ था, शिशुनाग ने किया था, ठीक है। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? तो शिशुनाग वंश का अंतिम शासक हुआ नंदीवर्धन, ठीक है, याद रखिएगा। कालाशोक दोस्तों कौन था? तो कालाशोक ये शिशुनाग का क्या था? बेटा था, और कालाशोक के समय में द्वितीय बौद्धगीति का आयोजन किया गया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। 383 ईसा पूर्व में और वैशाली में किया गया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों नंद वंश का स्थापना कौन किया थे? महापद्म नंद किया था। और नंद वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? घनानंद, और घनानंद को हराकर मौर्य वंश ने, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश का स्थापना किए थे 322 ईसा पूर्व में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। और मौर्य वंश का जो अंतिम शासक हुआ वो विद्रथ हुआ, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग दोस्तों सिकंदर के बारे में। यहाँ पे दोस्तों सिकंदर की बात किया है तो हम लोग पढ़ेंगे सिकंदर के बारे में। समझिए यहाँ पे सिकंदर, देखिए सिकंदर महान कहा जाता है। सिकंदर दोस्तों महान था, जैसे 3 महान है, ऐसे अशोक महान, सिकंदर महान, जैसे दोस्तों क्या है? महान है। बात करेंगे, देखिए सिकंदर का जो जन्म है वो 356 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। 356 ईसा पूर्व में सिकंदर का जन्म हुआ था। उसका पिता का नाम क्या था? फिलिप था। उसके पिता का नाम क्या था दोस्तों? फिलिप। फिलिप जो है वो 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना, ठीक है। फिलिप क्या बने थे? तो 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना था आपका फिलिप, ठीक है। इसकी हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दी गई। किसकी हत्या? तो फिलिप की जो हत्या है वो 329 ईसा पूर्व में कर दी। देखिए यहाँ पे लास्ट में 9 है, यहाँ पे 9 है, तो 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना फिलिप, और 329 ईसा पूर्व में हत्या कर दिया गया फिलिप का, ठीक है। सिकंदर जो है ये अरस्तु का शिष्य था, ठीक है। सिकंदर क्या था? सिकंदर अरस्तु का शिष्य था, ठीक है, याद रखिएगा। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया, यानी भारत को जीतने का प्लान, यानी पूरे विश्व का विजेता माना जाता है सिकंदर को, लेकिन हो नहीं पाया, ठीक है। ये भारत को जीतने के लिए निकला था, ठीक है। यानी सिकंदर ने भारत विजय का अभियान प्रारंभ किया 326 ईसा पूर्व में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। यानी कि कहने मतलब है कि सिकंदर ने भारत पर जो आक्रमण किया था वो 326 ईसा पूर्व में किया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों सिकंदर का सेनापति कौन था? तो सेल्यूकस निकेटर था, ये भी ध्यान रखिएगा। सेल्यूकस जो निकेटर है ये सिकंदर का सेनापति है, ठीक है। सवाल पूछेगा दोस्तों सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। आगे बात करेंगे, यहाँ पे समझिए, देखिए यहाँ 2-3 पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि सिकंदर का जन्म दोस्तों कब हुआ था? तो 356 ईसा पूर्व में हुआ था सिकंदर का जन्म। उसका पिता का नाम क्या था? फिलिप था, और फिलिप जो है वो मकदूनिया का शासक बना था 359 ईसा पूर्व में, और 329 ईसा पूर्व में फिलिप का हत्या कर दिया गया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे पूछेगा कि सिकंदर जो था ये किसका शिष्य था? तो सिकंदर अरस्तु का शिष्य है, ठीक है। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान शुरू किया, यानी कि 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है। सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति है, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे, यहाँ पे समझिए। देखिए सिकंदर को पंजाब के शासक, यहाँ पे समझिएगा, सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, ठीक है। देखिए सिकंदर को जब भारत विजय के लिए निकला था, भारत को जीतने के लिए निकला था, तो सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइडेस्पिज के युद्ध या झेलम को दोस्तों पुराना नाम क्या है? वितिस्ता। ये भी ध्यान रखिएगा कि झेलम को पुराना नाम क्या है? वितिस्ता। झेलम का युद्ध के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया, ठीक है। यानी सिकंदर का जो मेन रूप से उसका सैनिक था, ठीक है, सिकंदर का जो सेना था वो ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा सिकंदर जो है वो स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत से लौट गया, ठीक है, भारत से लौट गया, ठीक है। यानी कि सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा, जब इसकी सेना पार नहीं कर पाई, तो दोस्तों सेना जब नहीं रहेगा तो सिकंदर क्या अकेले ही लड़ेगा? नहीं, सिकंदर तो सेना के साथ बहुत बलशाली था, खास करके सिकंदर, ठीक है। तो सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत से लौट गया, ठीक है। सिकंदर की जो मृत्यु हो गई थी वो 323 ईसा पूर्व में हो गया था। यह भी ध्यान रखिएगा कि 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में, कहां पे दोस्तों? तो बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में सिकंदर का मृत्यु हो गया, मात्र 33 वर्ष की अवस्था में। 33 वर्ष क्या है दोस्तों? कुछ नहीं है,
मतलब बहुत युवा था सिकंदर, और उसका दोस्तों मृत्यु हो गया था 33 वर्ष की अवस्था में, बेबीलोन में हो गया था, 323 ईसा पूर्व में हो गया था। एग्जाम में सवाल पूछता है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सिकंदर का दोस्तों जल सेनापति का नाम नियाकर्स था। ये भी सवाल पूछेगा कि सिकंदर का जल सेनापति का नाम था, क्या था, नियाकर्स, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। सिकंदर का पीर घोड़ा का नाम दोस्तों घोड़ा बाऊ केफला था। इसी के नाम पर इसने झेलम नदी के तट पर बाऊ केफला नामक एक नगर बसाया था, ठीक है। ये था दोस्तों आपका सिकंदर के बारे में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। तो हमने दोस्तों क्या पढ़ लिया, मगध का उत्कर्ष पढ़ लिया, कैसे क्या मगध का उत्कर्ष हुआ, और आगे हम लोग मेन रूप से मौर्य साम्राज्य के बारे में पूरा विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, और दोस्तों जबरदस्त तरीके से लुसेंट पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।